फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस विद दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके हाल ही परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की उनकी पूरी संभावना है। उनको हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। इसके साथ ही हमने अन्य फैक्ट्स भी इसमें ऐड किए हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं, उनको हम देख रहे थे। तो इसे देखने इसके हमने पार्ट 9 कंप्लीट कर लिए। ये इसका पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक आप हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में सभी सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए जीएस वाई दिवाकर सर नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आपको सभी कोर्स के साथ में आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आसानी से आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसको इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है। आज से हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसके हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप उनके आंसर हमें कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। केरल स्थित जो शांत घाटी है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केरल में है शांत घाटी। जैव विविधता वहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। यह केरल किस जिले में है? ये पलक्कड़ जिले में है। कहाँ पे है? ये पलक्कड़ जिले में है, जिसमें 12 किलोमीटर लंबी है। ये 7 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैली हुई है। इसकी अवस्थिति क्या है? इसकी अवस्थिति है 11 डिग्री 3 मिनट से लेकर 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश में। किसमें? ये उत्तरी अक्षांश में। तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। कौन सी है ये? केरल शांत घाटी। ये पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये जो पश्चिमी घाट हैं इनका ये हिस्सा है। ठीक है। चलिए और देखते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पुस्तक है, एक नाम है इसका टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। इसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। किसने किया था? ये किया था वंदना शिवा ने। इनके द्वारा लिखित एक कैसी है? सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। जो वंदना शिवा हैं वो कैसी हैं? सक्रिय हैं, जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है। किसका? ये भूमंडलीकरण की ये विरोधी हैं। तो ये किसने लिखी थी? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी ये लिखी थी वंदना शिवा ने। वंदना शिवा कौन है? जो कि एक पर्यावरण कार्य करती हैं और भूमंडलीकरण की ये विरोधी हैं। और ये जो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी है इसकी पुस्तक लिखी कब गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी 2000 में। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थलों में घास का है। जो पादप प्लवक हैं उनका महत्व तो सागर में वही होता है जो कि अगर स्थल पर वो छोटी छोटी सी घासें होती हैं उनका स्थल पर होता है। तो यानी कि जो पादप प्लवक के बारे में बताया जा रहा है, इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। जो महासागर हैं वहाँ पे जो रहते हैं प्लवक वगैरह जो रहते हैं उनका क्या है? खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इससे पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व जो प्रबल रूप से नहीं घटेगा। अगर ये नष्ट हो जाती है तो जो महासागर का जल घनत्व है वो तो घटेगा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन खाद्य श्रृंखला जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि उसमें जो रहते हैं प्लवक वगैरह वो क्या खाएंगे? पादप जो रहते हैं सागर में उनको जरूर प्रभाव पड़ेगा। ये इसमें बताया गया है। चलिए और देखते हैं। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, जो आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट है उसमें वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कैसे हैं ये? सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं, सबसे पहले ये प्रभावित होते हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बर्फ पिघल रही है उससे क्या हो रहा है? पूरी जो पृथ्वी है वो प्रभावित हो रही है। इन जो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर है ये धीरे धीरे पिघल रही है। कई कारण हो सकते हैं इसके, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे मेन है, उसके कारण भी यहाँ पे बर्फ पिघल रही है। तो इससे क्या हो रही है? जो पृथ्वी है वो प्रभावित हो रही है पूरी। ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुँचती है। जो ऊर्जा है पृथ्वी पर किसके रूप में पहुँचती है? तो ये पहुँचती है आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः
परावैगनी जो दृष्टिगोचर विकिरण और अवरक्त विकिरणें होती हैं, कैसी होती हैं, परावैगनी होती हैं एवं अवरक्त जो किरणें होती हैं। इससे नुकसानदायक परावैगनी जो विकिरणें होती हैं अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि जो ओजोन मंडल है हमारा समताप मंडल का ये भाग है, समताप मंडल में ओजोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो परावैगनी किरणें आती हैं तो सूर्य से जो परावैगनी किरणें आती हैं तो ओजोन मंडल जो है वो अब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसमें अवशोषित हो जाती हैं। जबकि जो दृष्टिगोचर और अवरक्त किरणें हैं, दृष्टिगोचर और अवरक्त किरणें हैं, उनका पृथ्वी पर ऊष्म विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। जो ओजोन लेयर है वो जो दृष्टिगोचर यानी जो किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, वो आराम से नीचे जमीन तक पहुंचती हैं। ऊष्मी विकिरण के रूप में ये जमीन तक पहुंचती हैं। ऊष्म विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है, जो ऊष्म विकिरण होता है जो पहले जो सरफेस को गर्म करता है, इसको अपने धरातल को गर्म करता है। फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और संचालन द्वारा वायुमंडल को गर्म करता है, यानी कि ये विकिरण जो संवहन होता है वो उसको चालन द्वारा किसको गर्म करता है, ये वायुमंडल को गर्म करता है। पृथ्वी की जो ऊष्मा है अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है। जो पृथ्वी की ऊष्मा है किसके रूप में विकिरित होती है, फैलती है, ये होती है आपकी अवरक्त विकिरण के रूप में, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल के उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो इसका 90 जो अवरक्त विकिरण है इसका 90% भाग कौन अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये अवशोषित कर लेता है। यही कारण है जिसके कारण के ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है अधिक से अधिक, इसी के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। कैसे हैं ये मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, किसके, धान के खेत हो गए, कोयले की खदान हो गई, घरेलू जो पशु वातावरण हो गए, ये मीथेन उत्सर्जन के हैं जो कि मानव द्वारा होता है। जबकि जो आर्द्र भूमि हो गए, समुद्र हो गए, जलीय हो गए, ये मीथेन उत्सर्जन के कैसे हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत से जो वैश्विक होते हैं, मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। यानी कि जो मीथेन उत्सर्जन है जिसका सर्वाधिक उत्सर्जन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका आर्द्र भूमियों से होता है। ये कैसा है, आपका प्राकृतिक स्रोत है। तो पूछा जा सकता है कि जो मीथेन उत्सर्जन है उसका मानवीय कौन सा है स्रोत और प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो मानवीय स्रोत हो गए आपके धान के खेत हो जाएंगे, कोयले की खदानें हो जाएंगी, घरेलू पशु वातावरण हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका मानवीय। और प्राकृतिक हो जाएगा आपका आर्द्र भूमियाँ हो गई, समुद्र हो गए, जलीय हो गए, ये हो गए आपके प्राकृतिक। ठीक है, मीथेन जिसको CH के नाम से जानता है, गैस को मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहते हैं, मार्स गैस भी इसको कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है मार्स गैस किसको कहा जाता है, मार्स गैस आपका मीथेन को कहा जाता है, जिसका स्रोत क्या है, बायोगैस है। सोर्स इसका कौन सा है, बायोगैस हो गई। जीवाणु अपघटन एवं जुगाली करने वाले पशु हैं। कैसे हैं, जीवाणु अपघटन हो गए और जुगाली करने वाले पशु हो गए। ये कैसी है, हरित गृह गैस है। यानी कि मीथेन कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ये, जो कि वायु प्रदूषक पोल्यूटेंट होती है। कैसी होती है, एयर पोल्यूटेंट होती है, हवा में फैली रहती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हवा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो हवा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, ओजोन भी आती है, मीथेन भी आती है, गैस हैं आपकी आर्गन भी आती है। चलिए और देखते हैं। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कैसी है ये, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन कहाँ पे किया गया था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था ये, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका किया गया था। कहाँ पे किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कार्बन का जो कार्बन टैक्स लगाया जाता है ये किन पर लगाया जाता है, उन ऊर्जा स्रोत पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कर पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। किसका है ये, पॉल्यूशन टैक्स का है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश में कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कार्बन टैक्स चल रहा है। किंतु जो 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने, किसने, न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के लिए किसके, ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। किसने किया था ये,
न्यूजीलैंड ने किया था। किसके लिए किया था? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग अधिक देखने को मिल रहा था, इसके लिए इन्होंने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव का ये 2000 अप्रैल में 2007 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ ये प्रभावी? अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ। 2005 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था और इसकी दर 15 जो दर थी $15 रखी गई थी न्यूजीलैंड ने प्रति टन कार्बन उत्सर्जन के आधार पर। अगर 1 टन कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उस पर $15 कर लगेगा। ये इसकी दर निर्धारित की गई थी। चावल की खेती से संबंध अवायवीय अवायवीय परिस्थितियाँ जो मीथेन का उत्सर्जन कारक हैं, कैसे हैं? मीथेन के हैं। तो जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, जब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। किसके लिए? चावल की खेती से है ये। ओजोन कैसी है परत? मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में मिलती है। ठीक है। पृथ्वी के लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होती है। कितने होती है? 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होती है। आपके स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल है, इससे पहले एक और मंडल आता है, वो आपका होता है क्षोभ मंडल। ठीक है। जहाँ पर कि आपको सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, वो मिलती हैं आपके क्षोभ मंडल में। समताप मंडल होता है, समताप मंडल में आपके जो जहाज वगैरह हैं ये आपको चलते दिखेंगे। और जो क्षोभ मंडल होता है वहाँ पे आपको बादल पाए जाएंगे, वहीं पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये हो गया ओजोन मंडल हो गया। ये आपका 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ से मिलता है? 20 से 35 किलोमीटर मध्य में ये पाया जाता है। जो समताप मंडल है वो तो हो गया आपका 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन जो इसमें ओजोन मंडल है वो हो गया आपका 20 से 35 किलोमीटर के मध्य हो गया। इसका 10% ट्रोपोस्फियर यानी कि जो क्षोभ मंडल है तथा 90% स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में पाया जाता है। कितना है? 10% इसका ओजोन का हिस्सा पाया जाता है क्षोभ मंडल में और 90% हिस्सा पाया जाता है आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में इसका पाया जाता है। जो ओजोन है सूर्य की आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से ये रोकती हैं। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम और अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। किसकी होती है? जो पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता क्या है मौसम की और अन्य जो भौगोलिक कारक हैं उसके ऊपर ये निर्भर करती है। ठीक है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं उसकी कितनी ये मात्रा अवशोषित एब्जॉर्ब करती हैं ये? तो ये करती हैं आपकी 93 से 99% के लगभग ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए कैसी हैं? हानिकारक हैं। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जो जैविक जीवन अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। अगर ओजोन परत नहीं होगा तो क्या होगा? जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें हैं उनसे जैविक जीवन जो हमारा जीवन है उसको कैसे अत्यधिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। मात्र गैस के संदर्भ में लें तो ये विषैली होने के कारण पृथ्वी की सतह पर जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। कैसी है ये? अगर ये पृथ्वी पर होगी तो भी ये जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। चलिए और देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी? मानव निर्मित रसायनों का एक समूह कैसी है ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी गैस है मानव निर्मित है, जो रंगहीन गंधहीन गैस है। कैसी है? रंगहीन है, गंधहीन है तथा सरलता से द्रव में ये परिवर्तित हो जाती है। कैसी है? आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड हो जाती है यह ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। किसके? ओजोन परत है जिसके ह्रास के लिए कैसी है? उत्तरदायी मुख्य है ये। इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। यह एक अत्यधिक स्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये बनी रहती है, 80 से 100 वर्षों तक के लिए बनी रहती है। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सर्पे केस, विलायक, फोम के निर्माण, द्रवीकृत प्रसाधन उद्योग एवं सूक्ष्म गंवार्जन कार्यों एवं अन्य अनुप्रयोग में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हैं? दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प हो गई और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ग्रीन हाउस गैस के नाम आप देखते जाइएगा।
एक मिनट। अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आपकी वो हो गई, आपकी मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई तथा नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये आपकी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं, कैसे हैं ये? क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, कार्बन हो गई। कार्बन की कैसे हैं ये? मानव निर्मित हैं, यानी मैन मेड है, कृत्रिम है ये रसायन ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की गैसों में भी अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है। किसके साथ? ओजोन को कैसे विघटित कर देता है? ऑक्सीजन के रूप में ये विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक, फोम, एयर कंडीशनर, विमान प्रणोदक इनमें किया जाता है। ठीक है, किनका हो गया ये? CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका योगदान बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः कौन सी है ये? मैफ्रोन ब्रांड नाम से तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसका? मैफ्रोन है। उसके जो फ्रिज होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है उसको किस ब्रांड के नाम से भरा जाता है? मैफ्रोन के नाम से। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन और डिक्लोरोफ्लोरो मीथेन हो गई, HCFC हो गई आदि हैं ये। हालांकि अमोनिया भी कैसी है? प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। जो अमोनिया गैस है वो भी प्रशीतकों के रूप में, यानी कि ठंडा करने के लिए बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त ये गैस होती है। ठीक है, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में उपस्थित कौन सी नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण होता है? जो नाइट्रिक अम्ल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर लेता है तथा इससे क्लोरीन का निर्माण होता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। जो ओजोन परत है उसके प्रकाश में जो रासायनिक विनाश होता है उसके लिए कैसे ये उत्तरदायी गैस है? चूंकि ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करते हैं। जो क्लोरीन के यौगिक होते हैं ध्रुवीय समतापमंडल में वो ओजोन परत का विनाश करते हैं और क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण इनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। जो ओजोन परत में छिद्र आपको देखने को मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? जो हो गया आपके क्लोरीन यौगिक हो गए, उनके कारण आपको यहाँ पे ओजोन परत में छिद्र का निर्माण देखने को मिल रहा है। इसकी आवश्यकता होगी तभी वहाँ पे ओजोन में छिद्र देखने को मिलेगा। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ के ऊपर देखा गया है आपको? तो वो आपका देखा गया है अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है सबसे ज़्यादा ये ओजोन छिद्र का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही आज हम कुछ फैक्ट्स करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आप आंसर्स हमें कमेंट में लिख कर देंगे। तो चलिए बताइए, आपकी जो शांत घाटी है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है तथा उनकी जो पहाड़ियाँ हैं शांत घाटी की वो किस भाग में है? पूर्वी में है, पश्चिम में है, नॉर्थ में है यानी उत्तर में है या फिर दक्षिण में है? ठीक है, ये बताइए आप। और एक और चीज़ बताइएगा, अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो जो दो जैविक समुदाय होते हैं उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसको क्या बोला जाता है? ये बताएंगे आप। इसके साथ ही जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये आंसर भी आप हमको कमेंट में लिख के दीजिएगा। और 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये आप हमको लिख के दें। और इसके साथ ही आप एक और बताएं, जो नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है? ये भी आप हमें बताएं। ठीक है, ये आपके वो क्वेश्चन है जिसने भी आपने ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट से फर्स्ट से देखी है आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो आप इनके आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिएगा एंड जितने जहाँ भी हो सके वहाँ तक इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।